हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 जो इस क्लास का लास्ट लेसन है हिस्ट्री का 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन उसके बारे में पढ़ेंगे। और 18वीं शताब्दी में नए नए राजनीतिक परिवर्तन कैसे आए वो सब हम इसमें देखेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। और ये मानचित्र है, ये देखो, यहाँ पे सिख आ रहा है पंजाब की साइड में, और यूपी भरतपुर इधर इस दिल्ली की साइड में इधर जाट है, गुजरात इधर, मालवा एमपी में पड़ता है, अवध लखनऊ में, बंगाल में मुर्शिदाबाद, और मराठा शक्ति ये महाराष्ट्र में हैदराबाद, और ये सब दिखा रखा है। तो हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई, मतलब बहुत कम टाइम में। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से लेकर के 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, तो आपने पढ़ा था मुगलों के बारे में। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस तरह खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता है वो समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। मतलब दीवानी और फौजदारी, दीवानी का मतलब पैसों से रिलेटेड और फौजदारी का मतलब फिजिकल रूप से, जैसे मार्केट वगैरह, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। और इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता है वो प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं पाए। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, मतलब फसलें इतनी हो रही लेकिन तिजोरियाँ फिर भी खाली, ऐसा क्यों है, ये क्या है। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्यवाद की वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है और वो कहते हैं कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए थे। बड़े बड़े जमींदारों की बात हो रही है। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते इस तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनकों का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिसकी उनसे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे पीछे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं पैसे कहाँ से देंगे। मतलब आर्थिक संकट इतना। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण किया था। संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया और नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अफगान शासक आया अहमद अब्दाली, उसके आक्रमणों का तांता लगा रहा और उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट मचाई थी। तो 1761 का जो युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और उनके बीच में ही हुआ था, मराठों के बीच में। तो उसमें मराठे हार गए थे। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली के अंदर जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था, जिसमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस प्रकार से किया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ सोने
रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें दुनिया की ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते हाउस भी यही उठा के लेके गया था, यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। और शौकीन लोग जो कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। शाहजहां ने जिसको राजधानी बनाया था, नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी जो दुनिया है उसको तबाह कर डाला। ये नादिर शाह का देखो 1779 का एक चित्र है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो बढ़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो गुटों में बंटे हुए थे, एक ईरानी एक तुरानी। ईरानी मतलब तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होगी जब दो मुगलों बादशाह फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। मतलब दो की तो हत्या ही कर दी गई। दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा भी कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है, एक अवध, एक बंगाल और एक हैदराबाद। ये ऊपर हमने मानचित्र में भी देखा है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अधिक शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। एक तो ये थे अवध बंगाल वाले, और दूसरा ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। उनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठे, सिख और जाट के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। उन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद में मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ये देखो फर्रुखशियर है। ये पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, एक अवध, एक बंगाल और एक नवाब। ये तीनों ही राज्य क्या थे? उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक है वो सादत खां अवध के, मुर्शिद कुली खां बंगाल के और आसफ जाह हैदराबाद। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल वो दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था। सादत खान की जात का दर्जा 6000 था। सादत खान का 6000 था और मुर्शिद कुली खां और आसफ जाह है उनको 7-7 हजार का था। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल शासक फर्रुखशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई सबसे पहले, और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य में दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक वो बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। दक्षिण में नए अवसर पाकर वो प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए, उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। कौन? आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों और उनको उत्तरी भारत से लाया था, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से किए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य है वो पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी।
उसके बाद आता है निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। वह अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन है वो 100 रुपये से ज़्यादा है। उसके बाद आता है अवध का जिक्र। अवध क्या है? बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में किसको बनाया? बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्ध शक्तिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला था और उत्तर भारत और बंगाल के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग है वो उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता वो खुद ही बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। नवाब के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण कर दिया गया और अनेक राजपूत जमींदार और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमि और कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया गया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता। इजारेदार क्या होते थे? बोली लगाने वाले। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह है वो राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद आते हैं बंगाल। बंगाल में कौन था? वो बुरहान उल मुल्क तो था वहाँ का, अवध का, लेकिन ये मुर्शिद कुली खां है वो बंगाल धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नायब थे, मतलब नवाब थे एक टाइप से, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान है वो औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के सुल्तानों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पूर्व निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकार से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते उन्हें मजबूरन अपनी जमीन है वो बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी, मजबूर कर दिया जाता था उनको। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच में हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। ये अलीवर्दी खां का दरबार है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम ये कि यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे तो ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः क्या था? वे जागीरदारी जो व्यवस्था है उसको अंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके वो मुगलों से अलग थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए और इजारेदारी की जो प्रथा है वो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा जो सामान्य लक्षण था, उन्हें राज्य और धनी महाजन और वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के करिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो आगे आता है राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत है वो घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। जोधपुर वालों ने बहुत सहायता की थी मुगलों की, बदले में उन्हें अपनी वेतन जागीरों पर प्राप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की कुटिल राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। राजा अजीत सिंह जोधपुर के भारमल थे, मान सिंह उनका बेटा, ऐसे करके वो मुगलों के हाथों की कठपुतली बने रहे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का
सब स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 1572 के अंदर उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे, जिसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। राणा के पास मुगल अधिराजताओं को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, मतलब 4 उनके पास गए थे। एक बार गए थे JMBT जिसको बोलते हैं, और तो उसमें आते जलाल खां, आगे एक भगवंत दास, एक मान सिंह और एक टोडरमल। वो सब चारों उनके पास गए थे, लेकिन वो माने नहीं कि उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो फिर क्या हुआ था कि फिर उन्होंने क्या किया कि इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने क्या किया, गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी। मालवा मतलब उधर का ही पड़ता है ये, MP में। और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी। और अंबर नहीं है, ये आमेर है, यहाँ पे आमेर का मतलब जयपुर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस की शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश भी की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर आमेर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा किया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी नई स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, किले, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण और संरचनाएं, अन्य इमारतें थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावड़ी जैसे कई जल निकाय भी थे। चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद में आता है जयपुर या आमेर के राजा जय सिंह। 1732 में एक फारसी वृतांत में राजा जय सिंह का वर्णन की। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। पहले वो आगरा के रहे, फिर वो मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ये है जयपुर में जंतर मंतर। और आमेर के शासक जो सवाई जय सिंह है, उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मजुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात है ये। और इन वेधशाला में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण भी है। मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर का है और ये जयपुर के अंदर जंतर मंतर। और ये किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। एक दिल्ली में बनवाया, एक जयपुर में, एक उज्जैन, एक मथुरा और एक वाराणसी में। दिल्ली का भी है ना एक जंतर मंतर। आज़ादी हासिल करना। सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में की स्थापना से पहले उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और उन्होंने 1716 के अंदर मार दिया गया। उसके बाद में 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में, बाद में मिसलों में गठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। किसकी सेनाएं? जत्थों वाली और मिसलों वाली। उनकी जो इकट्ठी सेनाएं हैं वो क्या कहलाती थी? दल खालसा। ही पूछा जा सकता है। इन्हीं दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन गुरुमत्ता कहा जाता था, मतलब गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके ये महाराजा रणजीत सिंह राजा की तलवार, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भी आपकी हम सुरक्षा करेंगे, आप 20% कर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। और ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पे उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए थे।
यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया उन्होंने। आगे आता है शिवाजी का रूप चित्र। ये देखो शिवाजी का 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1730 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। शाहजी भोसले अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग के निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े और जावली पर कब्जे में उन्हें मवाला पठारों सॉरी मवाला पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी और आधारित चौथ 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 ये राजस्व कर की राशि है पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मराठा मजबूत राज्य की नींव रखी। और उसके बाद आते हैं देखो ये मराठा राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। मुगलों का इन्होंने हमेशा विरोध किया और शिवाजी उनमें मेन थे। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत आपने एक मूवी भी देखी होगी तानाजी, जो 1-2 साल पहले आई है, तो बहुत अच्छी मूवी है वो भी इसी पे ही आधारित है। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस शैल्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपान ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते, उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पे हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों से मुठभेड़ लेते जहाँ रसद पाने और कम आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। उसके बाद आता है 1704। देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 25% मतलब 1/4 दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला है ये भू राजस्व। 1720 से 1761 के बीच मराठा राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसे शनै शनै और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, क्योंकि धीरे धीरे मुगलों को उन्होंने कमज़ोर करना शुरू कर दिया। और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात है वो मुगलों से छीन लिए इन्होंने। किसने छीने? मराठों ने। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी पर कर वसूलने का अधिकार भी इनको मिल गया। सरदेशमुखी 1/10 हो गया। और 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा एवं प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल व तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम है वो ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। इसी वजह से वो हार गए थे। उसके बाद में अंतहीन क्या हुआ? सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की, मतलब एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था उन्होंने तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता तो मराठों का शासन है वो सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग है वो की गई। कृषि को प्रोत्साहन किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया। सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के संसाधन ताकि मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर है वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से मतलब बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों के में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक
भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो ये देखो बाजीराव प्रथम कौन थे? बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये। वो एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है और वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं जाटों की शक्ति। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता है वो सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन, जाट नेता कौन माने जाते हैं? चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व वो दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए और जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसे लूटा था, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी और नादिर शाह के पुत्र है वो जवाहरी शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए। इसके चलते बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाएगा, वहीं डींग में जाटों ने अंबर मतलब आमेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, डींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ये देखो जाटों की शक्ति है वो सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। जाट राजा सूरजमल और चूड़ामन भी इनका नेतृत्व करने वाले थे, जिन्होंने 1756 और 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें से आधुनिक पूर्वी राजस्थान आता है, दक्षिणी हरियाणा आता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली आता है। और सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला है। इस क्षेत्र में सबसे मजबूत किलों में से ये सबसे एक था। ये देखो 18वीं शताब्दी का डींग भरतपुर का राजमहल समूह, इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन और बांग्ला गुंबद। उसके बाद में आता है फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति 18वीं शताब्दी की बात हो रही है और भारत के विभिन्न जो राज्य व्यवस्था थे, जनसाधारण थे, उनको अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। और ऐसी स्थिति है वो पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसान और शिल्पकारी ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए और उनका ये भी कहना था कि सरकार की सत्ता है वो लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। इससे आगे की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। 7th क्लास की हिस्ट्री आज हमारी ख़त्म हुई, सभी लेसन ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, वो इससे आगे की पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी का जिक्र आएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अच्छे से पढ़ लिया करो इसको, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से उठा के दे देते हैं, पता नहीं चलता पेपरों में, वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है ये। तो इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका एक एक वर्ड करवा रही हूँ, कुछ भी ऐसा छोड़ नहीं रही हूँ जो आपके पेपर में ना आए। और आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।